हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर पॉइंट। दोस्तों, आज हम भूगोल का चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देख लें, जिसमें हमने वनों के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, घास स्थलों के बारे में, जिसके अंदर हम उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल एवं कटीली झाड़ियाँ और टुंड्रा वनस्पति जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा घास स्थल है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। जैसे कि इसके नाम में है उष्णकटिबंधीय, ये कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। और ये क्षेत्र होते कौन से हैं, ये होते हैं निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर अक्षांश निम्न है। और निम्न कहाँ पर होता है, मतलब जहाँ पे कम होना। और जहाँ पे कम होने का मतलब क्या है, जहाँ पे 0 हो। तो 0 डिग्री कहाँ पर होती है, हमारी जो भूमध्य रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो वो क्या होती है, सबसे निम्न होती है, सबसे कम होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, अक्षांश होता है वो उच्च होता चला जाता है। तो ध्रुवों पर उच्च अक्षांश और हमारी भूमध्य रेखा जो होती है वो होती है निम्न अक्षांश। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक है। यहाँ वर्षा जो होती है वो निम्न से मध्यम तक होती है। यह और विशेषता इसकी क्या बताई गई है कि ये घास जो होती है लगभग 3 से 4 मीटर तक लंबी होती है। तो देखिए, अगर आप अंदाज़ा लगाओ कि 1 मीटर क्या होता है, एक अगर आदमी की बात करें, एक प्रॉपर जो आदमी होता है उसका हाथ जो होता है ना, करीब 1 मीटर लंबा होता है। या फिर आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो, जो आपने कभी गिटार देखा हो तो गिटार की लंबाई लगभग भी उसकी भी 1 मीटर ही होती है। तो यहाँ पर 3 से 4 मीटर की बात की जा रही है, यानी कि अगर आप लगातार एक हाथ की लंबाई को 4 बार नापो तो वो जाके जितनी ऊंची होगी उतनी ऊंची यहाँ पर घास पाई जाती है। ठीक है। तो यहीं पर ये जो आप देख रहे हो ना, पीली पीली सी घास, ये जो है ना, ये 3 से 4 मीटर तक ऊंची हो सकती है। अब इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो देखिए, पूर्वी अफ्रीका में इन्हें सवाना कहा जाता है, ब्राज़ील में कंपोज कहा जाता है, और वेनेजुएला क्या है, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, वहाँ पर भी क्या पाए, इसको कहा जाता है लानोस। यानी इस घास स्थल को, ये जो घास है उष्णकटिबंधीय, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्य जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो उसमें ज़ेबरा हो गया, जिराफ हो गया, हाथी हो गया, हिरण हो गया, तेंदुआ हो गया। ठीक है। तो जो तेंदुआ होता है वो एक शिकारी यहाँ का जानवर है। ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे खूंखार जो शिकारी जानवर हैं वो भी पाए जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ जो घास को खाते हैं, जैसे ज़ेबरा हो गया, जिराफ हो गया और हाथी हो गए, ये कुछ घास पत्ती भी खाते हैं। ये भी इस तरह के जानवर यहाँ पाए जाते हैं, यानी कि मांसाहारी शाकाहारी दोनों तरह के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैप में हमें दिखाया गया है हमारे कौन कौन से घास स्थल थे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो भूमध्य रेखा है, देखिए यहाँ से जा रही है 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री है, तो ये बिल्कुल निम्न अक्षांश कही जाएगी। तो इसका जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इधर और इधर, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में। तो देखिए, ये हमारा अफ्रीका देश है, ये वाला अफ्रीका देश है, और इसी में हमारे सवाना जो घास स्थल हैं, ये रेड रेड आप देख रहे हैं ना, ये पाए जाते हैं। इसी तरह से ये ऊपर एक छोटा सा दक्षिण अमेरिका का देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। तो यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, लानोस कहते हैं। इसी तरह से ब्राज़ील है इसी के जस्ट नीचे, और यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। दूसरे प्रकार का घास स्थल हमारा है शीतोष्ण घास स्थल। ये जो पाया जाता है जिन क्षेत्रों में वो होते हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर ठंड और गर्मी दोनों ही समान अवस्था में पाई जाती है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी भूमध्य रेखा और जो हमारे ध्रुव हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा भी क्या होती है, मध्यम होती है, यानी कि ना ज़्यादा वर्षा होती है ना ज़्यादा कम ही होती है। ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती चलेगी, तो अगर ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वर्षावन होंगे। अगर कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा, पेड़ ही नहीं उगेंगे, एकदम टुंड्रा प्रदेश होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मध्यम वर्षा होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, शीतोष्ण घास स्थल। और ये मुख्यतः महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषता ये है कि ये जो घास पाई जाती है ये पौष्टिक होती है और छोटी भी होती है। लेकिन इससे पहले हमने क्या देखा था, जो उष्णकटिबंधीय घास होती है वो आपने पीली पीली देखी थी, वो इतनी पौष्टिक नहीं होती है और वो काफ़ी बड़ी भी होती है। उसके बिल्कुल उल्टी जस्ट ये होती है, काफ़ी छोटी होती है लेकिन पौष्टिक होती है, हरी भरी घास होती है। अब ये विश्व में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे उत्तर अमेरिका का जो महाद्वीप है वहाँ पर इसको प्रेरीज कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में इसको पम्पास कहा जाता है,
मध्य एशिया में स्टेपीज़, फिर ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स, अफ्रीका में वेल्डस। अभी हम इनको मैप में भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि जानवर यहाँ पर मुख्य कौन से पाए जाते हैं। अब देखिए, इनको खाने के लिए जानवर तो होने चाहिए, क्योंकि बिना अगर ये खाएंगे नहीं तो ये घास क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो जंगली भैंस होती है वो, बाइसन, ये भी एक तरह से बहुत बड़ा सा जानवर होता है भैंस की तरह, ठीक है। और एंटीलोप नाम का एक जानवर पाया जाता है। तो अब देखते हैं हम इसको मैप के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, हमारा जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। तो यहाँ पर जो बीच में मध्य भाग जो है, यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसको प्रेरीज घास के मैदान कहा जाता है। इसी तरह से ये दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है। यहाँ पर जो बीच में घास पाई जाती है, यहाँ पर क्या है, इसको कहा जाता है पम्पास। इसी तरह से ये मध्य एशिया है, जैसे ये एशिया हो गया पूरा का पूरा, इतना बड़ा एशिया हो गया, और ये यहाँ पर यूरोप हो गया। लेकिन यूरोप और एशिया के बीच में जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं स्टेपीज़। स्टेपीज़ घास के मैदान, यहाँ पर छोटी छोटी घास पाई जाती है। इसी तरह से हमारे दक्षिण अफ्रीका में बेल्डस हो गया और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो गया। तो अभी हमने जो पढ़े 4 से 5 नाम कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में पम्पास, मध्य एशिया में स्टेपीज़, और अफ्रीका में वेल्डस, और उसमें ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। अब हम बात करते हैं कटीली झाड़ियों की, तो ये कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर वर्षावन पाए जाते हैं। फिर जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है वहाँ पर फिर ये घास स्थल पाए जाते हैं। अब बिल्कुल भी जहाँ पर वर्षा ना होती है वहाँ पर क्या पाई जाती हैं, हमारी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और ये झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाएंगी, जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। वर्षा जहाँ पर नहीं होती है वो कौन सा स्थान होता है, वो होता है रेगिस्तानी क्षेत्र, यानी बिल्कुल शुष्क होता है, वहाँ बारिश होती ही नहीं है। और इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीव्र गर्मी पड़ती है, क्योंकि वर्षा कम होती है। इनकी विशेषता क्या है, ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कौन, ये कटीली झाड़ियाँ रेगिस्तान में पाई जाती हैं। और जो रेगिस्तान है वो कहाँ है, पश्चिमी महाद्वीपों के, जो महाद्वीप है उनके पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारा अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, हमारा थार रेगिस्तान है। अभी हम इसको मैप में भी देखेंगे। उससे पहले देखते हैं इन रेगिस्तानों में मुख्य जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया ऊँट, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। फिर सियार हो गया, लोमड़ी होगी, लक्कड़बग्गा हो गया, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे जो पहला चित्र है, यहाँ पर क्या है, हमारा ये जो अफ्रीका है, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा अफ्रीका है, ठीक है। इस अफ्रीका में जो ऊपर का भाग है ये वाला, इसमें कई सारे देश हैं। जैसे यहाँ पर अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, ये इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, चाड हो गया। ये सारे देशों में रेगिस्तान होता है। ये सारे देश जो हैं यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। इस वजह से ये पूरा क्षेत्र सहारा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बारिश कम होने की वजह से रेगिस्तानी क्षेत्र पाया जाता है। इसीलिए ये जो सारा रेगिस्तान है इसे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अपने भारत की, तो भारत में जो रेगिस्तान है वो हमारे पश्चिमी जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर जो पाकिस्तान है उस तरफ पाया जाता है, जिसे हम थार रेगिस्तान कहते हैं। गुजरात वाला साइड अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हमारा जो थार रेगिस्तान है वो पाया जाता है। अब हम बात करते हैं टुंड्रा वनस्पति की। तो देखिए, जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं वो ऐसे क्षेत्र में पाई जाती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो और साथ ही साथ वर्षा बिल्कुल भी ना होती हो। लेकिन ये जो टुंड्रा वनस्पति जहाँ पाई जाती है वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है और बारिश नहीं होती है। इस वजह से ठंड बहुत पड़ने की वजह से यहाँ पर वनस्पति उग ही नहीं पाती हैं। तो छोटी मोटी जो काई होती है, जैसे काई आपने देखी होगी, आप जैसे किसी जगह देखोगे किसी तालाब में, तालाब के किनारे क्या होता है कि हरी हरी सी घास सी उगाती है, उग नहीं आती, बहुत चिपचिपी सी रहती है, वो चिपचिपी काई होती है। या कहीं पे आपने देखा होगा लंबे समय तक पानी रुका रहता है तो वहाँ पर हरा हरा सा कुछ आपको दिखने लगेगा, तो वो काई होती है। इस तरह की जो काई होती है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। साथ ही साथ बहुत ही छोटी मोटी कहीं कहीं आपको झाड़ियाँ दिख सकती हैं जिन्हें टुंड्रा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ की जलवायु मैंने बता दी क्या होती है, शीत होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं उनके शरीर पर मोटे फर होते हैं। फर आपने सुना होगा रोएं से,
ठीक है। उनके शरीर पे बहुत बड़े बड़े रोए होते हैं जिससे कि उनको ठंड ना लगे, और इनकी जो चमड़ी होती है वो भी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ताकि इनकी जो चर्बी इनके शरीर में रहे, वो बाहरी जो सर्दी है उससे इनकी रक्षा कर सके और वो जीवित बच सकें इस ठंड में। जैसे मुख्यतः यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो हो गए ध्रुवीय भालू। जैसे ध्रुवीय भालू आपने देखा होगा सफ़ेद होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जो कि बहुत ठंडे से ठंडे प्रदेश में रह सकता है। वो इसी वजह से क्योंकि इनकी जो चमड़ी होती है बहुत मोटी होती है, जो इनको ठंड से बचाती है। इसी तरह से सील होती है और वालरस होता है। इसके दो आपने देखा होगा दांत से होते हैं बहुत बड़े से वालरस के। ये ठंडे से जो बर्फ़ का पानी होता है उसमें भी आराम से तैरते रहता है। जैसे एक बार आप देखिए, जैसे हमारा ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये यूरोप हो गया और ये हमारा एशिया हो गया, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका जो ये है, ये भूमध्य रेखा से उत्तर में है, इस वजह से इसको उत्तरी अमेरिका कहा जाता है। ये दक्षिण में तो इसको दक्षिण अमेरिका कहा जाता है। ये दोनों क्या है, महाद्वीप हैं, ये देश नहीं है, ठीक है। तो अगर हम नीचे आते हैं तो ये तो अंटार्कटिका, यहाँ तो कोई ये द्वीप है तो ज़रूर महाद्वीप, लेकिन यहाँ पर कोई वनस्पति पाई ही नहीं जाती है। लेकिन उत्तरी अमेरिका में ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे ना ध्रुवों की तरफ, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या होती है, ये वनस्पति पाई जाती है टुंड्रा वाली। इसी तरह से ये यूरोप का क्षेत्र ये वाला हो गया, यहाँ पर भी इसी तरह की वनस्पति पाई जाती है, और एशिया का ये उत्तरी भाग यहाँ पर भी टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया, जो हमारे 3 महाद्वीप हैं उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, इसके जो उत्तरी भाग है ये और इसके ये वाला और ये वाला, यहाँ पर ये टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।